दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के वन लाइनर मिक्स यानी मिश्रित प्रकार के प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम वन लाइनर फॉर्म में प्रश्नों को कवर करेंगे और कुछ अन्य तथ्यों को भी रिवाइज करेंगे, जिससे आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर थियरी के जनक हैं और मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन 1748 में प्रकाशित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया है। तो याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वर्णन 1748 में प्रकाशित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा में किया है। पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि जो शक्तियां हैं या सत्ता है किसी एक ही हाथ में या एक बिंदु पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के हाथों में शक्ति पृथक्करण के अपने विचार से लोगों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अगला है दोस्तों पैरेटो, मोस्का और मिचल्स लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत या एलीट थियरी के प्रमुख समर्थक हैं। एलीट थियरी ये मानता है कि सत्ता या राजनीतिक जो कार्य है वो समाज के गिने चुने लोगों के बीच होती है और यही वर्ग हमेशा सत्ता में बना रहता है, जिसको अभिजन या अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, इसलिए उन्हें ये उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने पहली बार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित सरकार और प्राकृतिक अधिकारों के विचार को एक व्यवस्थित रूप दिया, जो उदारवाद के दर्शन की नींव बने थे। दोस्तों जॉन लॉक के अनुसार उदारवाद का मुख्य विषय व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना है। उदारवाद के जनक के रूप में स्थापित होने के कई कारण हैं, जिसमें जॉन लॉक ने माना कि हर व्यक्ति को जन्म से 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राप्त हैं। राज्य या राजा इन अधिकारों को नहीं छीन सकता। इसके अलावा इन्होंने सीमित सरकार और जनता के सहमति की बात की। सरकार जनता की सहमति और सामाजिक अनुबंध पर आधारित होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप को कम करने और व्यक्ति के विकास और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया था। देखिए जॉन लॉक दोस्तों मुख्य रूप से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। अगला है कि व्यक्तिवाद और उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो मूल सिद्धांत ये है कि व्यक्ति जो है वो विवेकशील प्राणी है, उसे अपने अच्छे बुरे का ज्ञान है और राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाद के सिद्धांत को अहस्तक्षेप यानी लेसेज फेयर का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक और प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लॉक यानी जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल और एक्टन को प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों के रूप में जाना जाता है। अगला है राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु को वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत समाज में संसाधनों, धन, अवसर और लाभों के न्यायसंगत वितरण से संबंधित है। ये सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर वंचितों को, अपनी आवश्यकताओं और योगदान के अनुसार उचित और समान हिस्सेदारी मिले।
अगला है दोस्तों, आधुनिक युग में जॉन रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत किया है और जॉन रॉल्स की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के आवश्यक उपकरण कौन से हैं। तो पहल यानी इनिशिएटिव, वापस बुलाना यानी रिकॉल और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के आवश्यक उपकरण हैं। शासन की वो प्रणाली जहां कानूनों और नीतियों पर निर्णय जनता द्वारा स्वयं सीधे मतदान के माध्यम से लिए जाते हैं, न कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसका सबसे आदर्श और आधुनिक उदाहरण स्विट्जरलैंड है। इसके 4 उपकरण हैं। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह में जो है विधायिका या सरकार द्वारा पारित किसी कानून या प्रस्ताव या संवैधानिक संशोधन को लागू करने से पहले जनता की स्वीकृति के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। इनिशिएटिव क्या है, तो ये नागरिकों के एक निश्चित समूह को ये अधिकार मिलता है कि वो किसी नए कानून का मसौदा तैयार करें या मौजूदा कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखें और सरकार को उस पर जन मतदान कराने के लिए बाध्य करें। तीसरा है प्रत्यावर्तन, रिकॉल या वापस बुलाना। तो इसके माध्यम से मतदाता अपने द्वारा चुने गए किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बहुमत या मतदान करके पद से हटा सकते हैं। और इसी तरह जनमत या जनसलाह होता है। ये जनहित के किसी विशेष प्रश्न या राष्ट्रीय क्षेत्रीय महत्व के मसले पर सरकार द्वारा जनता का राय या परामर्श जानने की प्रक्रिया है। और इसी आधार पर आप लिख सकते हैं कि संघात्मक संरचना किसी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं, बल्कि संघीय शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक विचारक हैं कार्ल पापर। कार्ल पापर देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इन्होंने मार्क्सवाद का कड़ा आलोचना किया, मार्क्सवाद की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मार्क्सवाद को स्वतंत्रता का विरोधी माना है। पॉपर जो हैं दोस्तों, इनकी पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज। देखिए, ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, इसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक और विचारक रहे हैं। उन्होंने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को ओपन सोसाइटी यानी मुक्त समाज के दुश्मन की संज्ञा देते हैं। कार्ल पापर का कहना है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। अगला है दोस्तों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि इसके पहले का जो समाजवाद था वो यूटोपियन या कल्पनावादी समाज था। अगला है कि रूस में वर्ष 1917 में प्रथम समाजवादी क्रांति का संचालन और नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन ने रूस में 1917 में प्रथम समाजवादी क्रांति का संचालन किया था। अगला है, लेनिन के बाद रूस में सत्ता संघर्ष में विजयी होने वाले स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सोशलिज्म इन वन कंट्री जो है, एक देश में समाजवाद, ये 20वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है, जिसमें 1920 के दशक में सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन ने प्रतिपादित किया था। और इसका मुख्य बिंदु ये है कि अन्य देशों में क्रांति का इंतजार किए बिना केवल एक ही देश में, जैसे सोवियत संघ की सीमाओं के भीतर, एक आत्मनिर्भर और मजबूत समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना संभव है। आप जान लीजिए कि पारंपरिक मार्क्सवादी मान्यता ये थी कि समाजवाद पूरी दुनिया या मुख्य पूंजीवादी देशों में एक साथ सफल हो सकता है, लेकिन 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों में जो क्रांतियां हुई थीं, उनकी विफलता को देखते हुए स्टालिन ने इस नई नीति को अपनाया था। और स्टालिन ने एक देश में समाजवाद की अवधारणा के तहत सोवियत संघ में तेजी से औद्योगिकरण और कृषि के सामूहिकरण पर जोर दिया, ताकि देश को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत बनाया जा सके कि वो पूंजीवादी देशों का सामना कर सके। अगला प्रश्न है, S.E. फाइनर ने दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स ऐसे संगठित व्यक्तियों का समूह है जो अपने सामान्य हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं।
ये राजनीतिक दलों की तरह सीधे चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि सरकार पर दबाव डालकर अपने अनुकूल कानून बनवाने या बदलने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, उपद्रव और प्रदर्शन को राजनीति विज्ञान में अप्रतिमानित हित समूह का उदाहरण माना जाता है। आमंड और पाविल ने दबाव समूहों को 4 वर्गों में संस्थागत, प्रदर्शनात्मक या चमत्कारिक, असमुदायात्मक और समुदायात्मक में विभाजित किया है। अगला है, बहुदलीय प्रणाली वो व्यवस्था होती है जहां 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली हों और महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हों। हालांकि ऐसे शासन व्यवस्था में अन्य दलों का भी अस्तित्व होता है, लेकिन जो है 2 से अधिक जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। इसको बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। जहां 2 दल होते हैं या छुटमुट दल होते हैं जिनका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां द्विदलीय व्यवस्था होती है। और साम्यवादी देशों में केवल एक दलीय व्यवस्था अपनाई गई है। अगला है, फ्रांस, इटली, भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली प्रचलित है और वर्तमान में चीन और रूस जैसे देशों में एक दलीय प्रणाली अस्तित्व में है जहां साम्यवादी दल प्रभुत्व में हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली मुख्य रूप से सक्रिय है। अगला है दोस्तों, 20वीं सदी में विधायिका यानी लेजिस्लेचर की शक्तियों में आई कमी के कारण इसे विधायिकाओं के पतन या डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर के रूप में देखा जाता है और अधिकांश आधुनिक विधायिकाओं को बातों की दुकान और रबर स्टैम्प के रूप में बदल जाने के कारण संसदीय शक्ति का ह्रास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका कानूनों को लागू करने वाली और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने वाली जो है महत्वपूर्ण इकाई है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमित मत प्रणाली और संचित मत प्रणाली जैसी पद्धतियां अपनाई जाती हैं। सार्वभौमिक मताधिकार आप जानते हैं कि एक निश्चित आयु सीमा के बाद सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार जो होता है वो सार्वभौमिक मताधिकार होता है। सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली के तहत बहुमत यानी मेजॉरिटी प्राप्त प्रत्याशी विजयी होता है, इसलिए ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की विशेष पद्धति नहीं है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सीमित मत प्रणाली और संचित मत प्रणाली ये पद्धतियां अपनाई जाती हैं। दोस्तों, शक्तियों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर ये अध्यक्षात्मक या अध्यक्षीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र होते हैं और सरकार का प्रमुख जो राष्ट्राध्यक्ष होता है सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें राष्ट्रपति वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है और उसका कार्यकाल निश्चित होता है जिससे उसे अधिक स्थिरता प्राप्त होती है और अमेरिका इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार है वो शक्ति पृथक्करण या शक्तियों का पृथक्करण है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। अगला है, एक विचारक हैं बेजहाट, इनके अनुसार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों का एक दूसरे से स्वतंत्र होना अध्यक्षात्मक शासन का विशेष लक्षण है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से संयोग और घनिष्ठ होना संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण है और प्रोफेसर गार्नर के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल और नीतियों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। यहाँ पर एकल कार्यपालिका का प्रावधान है। राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, राष्ट्र का भी प्रमुख होता है, वो वास्तविक शक्तियों को लेकर चलता है और इसमें कार्यकाल की निश्चितता होती है और ये व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष नाम मात्र का नहीं बल्कि वास्तविक अधिशासक होता है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता और इसका सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है।
जिस तरह से ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख उदाहरण है, उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता है। कुछ विचारक हैं हंटिंगटन, मैकाइवर, टॉनी, लास्की, टी.एच. ग्रीन और बार्कर जैसे विचारक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण R.H. टॉनी ने अपनी प्रसिद्ध कृति इक्वालिटी में किया है। तो R.H. टॉनी की पुस्तक है इक्वालिटी, जिसमें इन्होंने समानता का महत्वपूर्ण वर्णन किया है। हेराल्ड जोसेफ लास्की दोस्तों, इनके अनुसार जिस समाज में गरीब, साहूकार और शिक्षित अशिक्षित का बड़ा अंतर हो, वहाँ मालिक और नौकर की स्थिति पैदा होगी और समानता के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसी तरह एक और प्रश्न है, देखिए, प्रसिद्ध यूरोपीय विचारक निकोलो मैकियावेली की तुलना भारतीय विचारक कौटिल्य से की जाती है, इस आधार पर कि इन्होंने यथार्थवादी राजनीतिक चिंतन शुरू किया है। मैकियावेली को राष्ट्र राज्य या नेशन स्टेट के सिद्धांत का प्रवर्तक होने के कारण आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है और सबसे पहले आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग भी मैकियावेली के द्वारा किया गया था। दोस्तों, कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ने अपने राजनीतिक विचारों में राज्य की सुरक्षा के लिए छल कपट और मिथ्याचरण को व्यवहारिक मान्यता दी है। अगला है, देखिए, समाजवादी विचारक निजी संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हुए राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई के रूप में स्वीकार करते हैं और समाजवाद के अनुसार देश की संपदा का उत्पादन, वितरण और विनियमन पूरी तरह से समाज या राज्य के निर्देशन में होना चाहिए। ये समाजवाद का मूल है। अगला है यद्भाव्यम यानी अहस्तक्षेप, जिसको लेसेस फेयर की नीति कहा जाता है। इसका सीधा संबंध उदारवादी दर्शन से है, न कि समाजवादी दर्शन से। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये मार्क्सवाद की आधारभूत धारणाएं हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री E.F. हाफमैन का कहना है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। तो याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं T.W. केंट। T.W. केंट के अनुसार कल्याणकारी राज्य का मुख्य लक्षण अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करना है। T.W. केंट ने द वेलफेयर स्टेट, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा, द वेलफेयर स्टेट पुस्तक ये T.W. केंट के द्वारा 1945 में प्रकाशित पुस्तक है। इसमें उन्होंने कल्याणकारी राज्य के स्वरूप और उसके मुख्य लक्ष्यों का सटीक रूप में वर्णन किया है। T.W. केंट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों को व्यापक स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसमें केंट के अनुसार कल्याणकारी राज्य के दो मूल सिद्धांत होते हैं, हर नागरिक के लिए रोजगार का अधिकार और स्वास्थ्य, कल्याण और अवकाश का न्यूनतम सामाजिक स्तर सुनिश्चित करना। अगला है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जेरेमी बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को विचारकों द्वारा भौतिकवादी होने के कारण पिग फिलॉसफी या सूकर दर्शन कहा जाता है और कार्लाइल वो विचारक हैं जिन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को शूकर दर्शन की संज्ञा दी है, क्योंकि ये केवल सुखों के मात्रा में विश्वास करता है, गुण और नैतिकता में नहीं। एक विचारक हैं रॉबर्ट एल मूरे। इनके अनुसार यदि मनुष्य अपनी अंतरात्मा को तिलांजलि दे दे, जैसा कि बेंथम के विचार में है, तो नैतिक या अनैतिक कार्य जैसी कोई चीज शेष नहीं रहती है। एक और कथन है हेराल्ड लास्की का कि चूंकि समाज संघी है इसलिए सत्ता भी संघी होनी चाहिए, और ये जो कथन है लास्की का, ये उनके बहुलवाद के विचार को बल देता है या बहुलवाद का समर्थन करता है। दोस्तों, एक विचारक हैं जोसेफ डी मैस्ट्रे। इनके अनुसार सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास रखना ही सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, यानी पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगला है संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के अनुसार इसकी विशेषताएं हैं पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, अस्थायित्व और अविभाज्यता।
यानी संप्रभुता पूर्ण होती है, सार्वभौमिक होती है, ये किसी को दी नहीं जा सकती, अस्थायी होती है और अविभाज्य होती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी जानते हैं कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। अगला है दोस्तों जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन को संप्रभुता के एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। ऑस्टिन ने सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया जो राज्य की कानूनी संप्रभुता से गहराई से जुड़ा हुआ है। सकारात्मक कानून वो कानून होता है जिसे समाज में सर्वोच्च या सर्वसत्ता संपन्न निश्चित मानवीय सत्ता द्वारा बनाया जाता है। जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, जिसे कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत कहा जाता है, ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति की व्याख्या करता है। इसके अनुसार राज्य एक निश्चित संप्रभु या व्यक्ति या समूह द्वारा शासित होता है जिसके आदेश ही कानून होते हैं और जनता उनका आदतन पालन करती है। और ऑस्टिन ने इस सिद्धांत का वर्णन 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में विस्तार से किया है। अगला है दोस्तों बोदा, ग्रोसियस, हाब्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य समाज की बुनियादी और एकमात्र ऐसी संस्था है जो कानून बनाती है। और थॉमस हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जो संप्रभु था वह उस समझौते का अंग नहीं बल्कि समझौते के ऊपर था। और प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने अपने अधिकारों को एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उस समझौते का भाग नहीं था। अगला है हाब्स के अनुसार संप्रभु को सौंपे गए अधिकारों को वापस मांगने का अर्थ सभ्य समाज को भंग कर पुनः आदिम प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना है। और हाब्स का मानना है कि शासन प्रणाली चाहे लोकतांत्रिक हो, अभिजात तंत्री हो, राजतंत्र हो, संप्रभुता के लक्षण हमेशा एक जैसे और व्यापक होते हैं। देखिए, फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का कथन है कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है। अगला है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह एक क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है, न कि एक समय में निर्मित संस्था। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो कोई दैवी संस्था है, न केवल बल प्रयोग का परिणाम है, न ही अचानक किसी समझौते से बनी संस्था है। इसका क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकास हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में प्राकृतिक अवस्था का सीधा आशय राज्य के निर्माण के पूर्व की आदिम अवस्था से है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक हैं हाब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने राज्य के निर्माण के पूर्व ऐसी आदिम अवस्था का वर्णन किया है और एक काल्पनिक अवस्था है जो प्राकृतिक अवस्था है, जिसमें इन विचारकों ने अपने हिसाब से या अपने विचार से एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की है जिसको प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। और प्राकृतिक अवस्था में जो कमियां थी, दोष थे या असुविधाएं थे, उनको समाप्त करके व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया है। और आप जान लीजिए कि समझौता सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का निर्माण हुआ है, जो राज्य है एक मानव निर्मित संस्था है। एक विचारक हैं प्रोफेसर विलोबी। इनके अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो प्रोफेसर विलोबी के अनुसार सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य को उस मौलिक समझौते का परिणाम मानता है जो राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया था। तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है ये मानता है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते के फलस्वरूप हुआ है। अगला है टी.एच. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन दोस्तों एक विचारक रहे हैं। टी.एच. ग्रीन, इनका कथन है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का जन्म किसी भय या बल से नहीं बल्कि सामान्य हित की चेतना के कारण हुआ है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है,
विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, ये कथन ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक T.H. ग्रीन का है और इनका कहना है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अगला है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या डिवाइन ओरिजिन थियरी सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य एक ईश्वरीय कृति है और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का सीधा प्रतिनिधि होता है। ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा का सृजन किया है और उसे जो है पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजा है। इसलिए दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि राजा या शासक ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती है, न ही उसका विरोध ही किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के तहत राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना पाप माना जाता है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन दैवी सिद्धांत में इस कारण से पाप माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई शासक की अवहेलना करता है तो वो सीधे ईश्वर के आदेश की अवहेलना है। दोस्तों, राज्य के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख या भारतीय परंपरा में भी आता है। महाभारत के शांति पर्व में राजा या राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारतीय परंपरा में भी महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का उल्लेख मिला है और एक तरह से देखा जाए तो मनुस्मृति में राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन होता है। उसमें वो कहते हैं कि जब राज्य की जनता मत्स्य न्याय या एक ऐसे अराजकतावादी स्थिति में जीवन जी रही थी जहाँ कोई शासन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, तब ईश्वर ने एक जो है राजा का सृजन किया और उसको शासन करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। अगला है दोस्तों, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। सर्वोच्च विज्ञान, सुप्रीम साइंस या मास्टर साइंस की संज्ञा यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को दी है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य आदर्श और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो अरस्तु के अनुसार ये राज्य की परिभाषा है कि राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य एक आदर्श और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक है, राज्य स्वाभाविक है और इसके आधार पर वो कहते हैं कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वो सद्जीवन या अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। कुछ विचारक हैं मेटलैंड, बकल, काम्टे और बर्क। ये विचारक हैं राजनीति शास्त्र को विज्ञान का दर्जा देने से पूरी तरह इनकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति विज्ञान है अथवा कला। तो ऐसे विचारक मेटलैंड, बकल, काम्टे और बर्क जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। मेटलैंड है, इनका प्रसिद्ध कथन है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। यानी मेटलैंड ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं माना है। इसी तरह इतिहासकार बकल का कहना है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। एडमंड बर्क ने कहा है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है T.H. ग्रीन का। एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, यानी विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। ये कथन T.H. ग्रीन का है। इस विचारधारा में ग्रीन का मानना है कि राज्य का निर्माण लोगों के कल्याण और सामूहिक भलाई के लिए हुआ है, न कि डर या बल प्रयोग के लिए। एक टिकाऊ और आदर्श राज्य दमनकारी शक्ति के बल पर नहीं बल्कि नागरिकों की इच्छा और समर्थन पर निर्भर करता है और नागरिकों द्वारा कानून का पालन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वे राज्य की भलाई और सामान्य हित में होते हैं, न कि पुलिस या डर या सजा से। तो T.H. ग्रीन द्वारा ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी जनता की सहमति और चेतना में निहित है। अगला है, ग्रीन के अनुसार
व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन केवल दंड या भय के कारण नहीं बल्कि अपनी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति के कारण या सामान्य हित की वृद्धि के कारण करते हैं। एक विचारक हैं हीगल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, जो कि जर्मन दार्शनिक हैं। इनका प्रसिद्ध कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदाक्षेप है। अब देखिए, हीगल की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हीगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, आप देख सकते हैं दोस्तों, हीगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट यानी अधिकारों के दर्शन में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। देखिए, हीगल आदर्शवादी विचारक हैं, जर्मनी के आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून ही वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों कि हीगल जो हैं महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक हैं। और जब आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हीगल के जो आदर्शवादी विचार हैं वो इतने प्रबल थे कि उन्होंने हर तत्व को विचार या आत्मा की उत्पत्ति माना है। इसी आधार पर मार्क्स ने इनके द्वंद्ववाद को खारिज किया कि इनका द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। क्योंकि मार्क्स का मानना था कि विचार न कि पदार्थ ये सामाजिक परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के उन महत्वपूर्ण मिश्रित प्रश्नों को मिक्स करके प्रस्तुत किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।